नमस्कार, आप देख रहे हैं कबड्डी अड्डा। मैं हूं अंकित, मेरे साथ आदिल मौजूद हैं और हम वापस आ चुके हैं। पहले कुछ दिन हमने एनालिसिस करी, लेकिन उसके बाद हमने कहा एक बार टूर्नामेंट खत्म हो जाने देते हैं और कुछ अलग तरह का एनालिसिस आपके लिए लेकर आते हैं। बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट हुआ, आपको बताया कबड्डी अड्डा जो K7 कबड्डी यूपी लीग कराई। आदिल भी थे, मैं भी थे वहाँ मौजूद और भारत की हमारी सारी टीम वहाँ मौजूद थी। बट एक सवाल जरूर आपके मन में होगा कि ये लीग जो कराई जा रही थी उसका मकसद क्या था। उसका मकसद ये था कि खिलाड़ियों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपने टैलेंट को दिखा पाए, अपने स्किल्स को दिखा पाए और नेक्स्ट लेवल तक प्रोग्रेस कर पाए। तो 5 ऐसे खिलाड़ी हमने पिक किए हैं, मैंने और आदिल ने, जिस पर मैं अपना पर्सपेक्टिव रखूंगा, आदिल अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे, रीडर डिफेंडर इंक्लूडेड है, जो आगे चल करके आपको प्रो कबड्डी लीग में खेलते हुए दिख सकते हैं। अब ये हो सकता है वो यूपी योद्धास की तरफ से खेले या किसी और फ्रेंचाइज की तरफ से खेले, बट ये खेल जरूर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो हमने गेम देखा उस हिसाब से बात करें तो आदिल ना सिर्फ प्रो कबड्डी लीग में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने को दिख सकते हैं। ऐसे उनमें इतना हुनर था। जी बिल्कुल, हुनर तो है। अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ आदिल आप लीड लें, आप बताएं कि पहला खिलाड़ी कौन है जिसको आपको लगता है जो जल्दी खेल सकता है पीकेएल या बड़े लेवल पर प्रोग्रेस कर सकता है इस लीग से। सबसे पहला नाम आता है अमन राणा का। प्रयागराज टाइटन उनकी टीम थी, हालांकि उनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंची, सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी काशी योद्धास के खिलाफ। लेकिन जो अमन राणा का परफॉर्मेंस था थ्रू आउट द सीजन, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस था। उन्होंने सिर्फ 9 मैच खेले हैं और 9 मैच में उनके 94 पॉइंट्स हैं। अब देखिए लगभग मतलब 10 से ज्यादा का एवरेज, हर मैच में सुपर 10 का एवरेज था उनका। तो एक कमाल का परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया। अपने टीम को सेमीफाइनल तक ले जाने के लिए जो उनके परफॉर्मेंस थी वो सबसे की रोल था उनका सबसे बड़ा रोल था अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने का। तो अमन राणा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेरे को नजर आ रहे हैं कि किसी बड़े लीग में या राष्ट्रीय स्तर पर तो उनका चयन हो सकता है। बिल्कुल, अमन राणा की जो खास बात ये भी आदिल आप इससे एग्री भी करेंगे, जो एजिलिटी थी, जिस तरीके से मूवमेंट कर रहे थे वो ऑन द मैट, जिस तरीके से बहुत अलर्ट थे, बहुत अवेयर थे और एक आप स्ट्रेंथ देखते हो, एजिलिटी देखते हो एक रेडर में, और वो चीज़ जो थी अमन राणा के पास थी। तो मुझे भी लगता है कि ये बहुत जल्दी ये भी खेल सकते हैं, आपको पीकेएल के स्टेज पर पहुंच सकते हैं या आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जाए वो इंडिया के लिए भी खेल सकते हैं। बट अमन राणा का गेम बहुत अच्छा था और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। उनकी जो टीम थी प्रयागराज टाइटंस, वो हालांकि फाइनल तक नहीं पहुंच पाई, पर फाइट बैक अच्छा किया उन्होंने। काशी योद्धास के लिए जो मैच हुआ था वहाँ 1-2 पॉइंट के डिफरेंस से वो हारे, बट इक्वल क्रेडिट जाता है जिस तरीके से टीम खेली और अमन राणा की। उसमें जो फाइट बैक था ना, वो भी अमन राणा को क्रेडिट देना चाहूंगा कि वो एक सुपर हिट लगा के आया जिसके वजह से स्कोर डिफरेंस कम हो पाया। हालांकि फर्स्ट हाफ में तो लीड कर रहे थे प्रयागराज टाइटन काशी योद्धा से, 5 पॉइंट की लीड में थे और उसमें भी अमन राणा का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन सेकंड हाफ में जब काशी योद्धा ने कमबैक करना शुरू किया तो अमन राणा इकलौते ऐसे रेडर थे जो लगातार पॉइंट लेके आ रहे थे अपनी टीम के लिए। तो बहुत बड़ा हाथ। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा नाम क्या होगा आदिल आपका? दूसरा नाम होगा वही रेडर में शुभम कुमार की हम बात करेंगे। ताज रॉयल्स के शुभम कुमार थे। उन्होंने 72 पॉइंट स्कोर किए थे। उन्होंने लगभग 132 रेड मारे थे। 132 रेड में 72 रेड पॉइंट्स, गुड स्कोर और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया था। ताज रॉयल को भी वो एलिमिनेटर तक लेके गए थे अपनी टीम को, जहां वो हार गए थे एलिमिनेटर राउंड में, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने, शुभम कुमार ने बहुत अच्छा खेला। बिल्कुल, और ओवरऑल अगर आप टीम देखते हैं ना ताज की, तो उस तरीके से पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं कर पाई। एक वक्त तो ऐसा भी लग रहा था कि प्लेऑफ्स तक भी नहीं पहुंच पाएगी। बैलेंस टीम नहीं थी, बैलेंस टीम नहीं थी, कॉम्बिनेशन थोड़ा सही है, कर सकते थे। उनको सपोर्ट नहीं मिला। अगर उनको अच्छा सपोर्ट मिल जाता शुभम कुमार को तो वो भी एक अपनी टीम को सेमीफाइनल तक जरूर लेके जा सकते थे, पहुंचा सकते थे। तो ये थोड़ा सा था प्रॉब्लम, लेकिन उसके बावजूद भी शुभम ने अच्छा खेला बेसिकली, अगर हम बात करें ताज रॉयल्स के लिए। बट ठीक है, बेस्ट विशेस है और मुझे लगता है ये भी आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगला नाम मैं लेता हूँ आदिल, मैं लेना चाहूंगा मयंक मलिक का नाम। मैं बहुत इंप्रेस हूँ उनकी परफॉर्मेंस है, उसके बहुत सारे रीजन है। देखो पॉइंट्स तो आपको आदिल बता देंगे, बट उनके 2-3 चीजें बताना चाहूंगा मैं आपको, क्योंकि बहुत क्लोजली हमने ऑब्जर्व किया है। 2 ऐसे मैचेस थे, स्पेसिफिकली फाइनल की बात करें, उससे पहले वाले मैच की अगर बात करें प्रयागराज वाले, दोनों मैचेस में काशी पिछड़ रही थी। ऐसा नहीं लगता कि काशी इन द गेम आ सकती है, लेकिन मयंक मलिक का मैंने आई मूवमेंट को नोटिस किया, जिस तरीके से वो अपोजिट साइड के जो डिफेंडर्स थे वो अपनी टीम के, उनको जिस तरीके से वो गाइड कर रहे थे, जब वो टाइम वेस्ट कर रहे थे, डू और डाई पर खेल रहे थे। और सबके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि दिमाग में ऐसा लगता है कि टाइमर चल रहा है कि किस तरीके से अगर लीड ले ली है तो कैसे टाइम वेस्ट करना है, कैसे डू और डाई पे खिलाना है। कैप्टनसी और काम दिखे मुझे, वो एक्सपीरियंस दिखा कि इस खिलाड़ी के अंदर बहुत एक्सपीरियंस है और ये कैप्टन मटेरियल है पूरा। तो मुझे लगा कि मतलब मैं एक बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये मुझे भी लग सकता है कि अगर इनको सही तरीके से चैनलाइज कर लिया गया तो ये आगे चल के पीकेएल में बहुत अच्छा कर सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पर जाकर। और ये फाइंड है बेसिकली इस लीग की। इनका थोड़ा दिमाग, इनकी जो स्ट्रेटेजी थी मयंक मलिक की ना, वो थोड़ी बहुत मेरे को पीकेएल के असलम इनामदार से मिलती हुई जरूर दिखाई दी। क्योंकि असलम जैसे जाते थे, थोड़ा टाइम वेस्ट भी करते थे, पॉइंट्स भी लेके आते थे, वैसे ही मयंक मलिक का भी नजर आ।
हालांकि वो डिफेंडर थे, डिफेंस में भी उनके 35 पॉइंट हैं, 51 टैकल उन्होंने इनिशिएट किए हैं, उसमें 35 पॉइंट है, तो बहुत अच्छा स्कोर है उनका। लेकिन जो उनकी कैप्टेंसी थी वो बहुत कमाल की कैप्टेंसी थी। बिल्कुल बिल्कुल, और मयंक मलिक याद रखिएगा नाम, हो सकता है आपको बहुत जल्दी बिल्कुल अगर उनको चैनलाइज कर लिया गया सही से, अगर उनको पाथवे बता दिया गया, तो आदिल भी एग्री करेंगे, मैं भी एग्री करूंगा, ये आपको आगे पीकेएल में भी जल्दी खेलने मिल सकते हैं, बिकॉज वो पूरी तरह से कंप्लीट प्लेयर है, अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रौनक की, बीके वॉरियर्स के कैप्टन है, मेरे पर्सनल फेवरेट, इनके फेवरेट है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड उन्होंने जीता, स्कूटी मिली उनको, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रौनक ने भी कैप्टनसी बहुत अच्छी करी। 2 मैचेस हारी बीके वॉरियर्स की टीम, एक काशी होता से लीग स्टेज में हारी थी, फाइनल में हारी काशी होता के खिलाफ। फाइनल में टफ फाइट दी उन्होंने, देखिए ये वन साइडेड फाइनल नहीं हुआ, फर्स्ट हाफ में तो लीड कर रही थी बीके वॉरियर्स, 17 और 9 का स्कोर था, 9 पॉइंट्स थे काशी के, 8 पॉइंट का डिफरेंस था उनका। सेकंड हाफ में भी उन्होंने अपने एंड से तो कप्तानी अच्छी करी, टैकल्स भी इनिशिएट किया और रेडर्स को गाइड वो कर रहे थे। थोड़ा स्कोर बताइए इनका, और आपको क्यों लगता है कि आगे ये भी प्रोग्रेस कर सकते हैं? देखिए टैकल में तो हम इनकी बात जरूर करेंगे, डिफेंस में जैसे 46 टैकल इनिशिएट उन्होंने किए और उसमें 33 पॉइंट्स है, 33 पॉइंट्स उनके हैं, तो काफी अच्छा स्कोर वो भी है। लेकिन उनकी खास बात ये थी कि वो डिफेंडर भी थे, टीम के कैप्टन भी थे, और एक ऑलराउंडर के तौर पर उन्होंने रेडिंग भी बहुत की अपनी टीम के लिए। 96 रेड किए उन्होंने पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और उसमें 50 पॉइंट्स लेके आए हैं, मोर देन 50% का स्ट्राइक रेट है उनका रेडिंग में। तो एक बहुत कमाल का उनका परफॉर्मेंस था, ना सिर्फ डिफेंस में, रेडिंग में भी और कैप्टेंसी में भी। कैप्टेंसी में इसलिए क्योंकि वो अपने टीम को फाइनल तक लेके गए, फाइनल में भी फर्स्ट हाफ तक तो वो आगे चल रहे थे, अपनी टीम को आगे तक लेके गए। हालांकि फिर कुछ सिनेरियो ऐसे बने कि वो टीम ऑल आउट हो गई, फिर लगातार थोड़ा डिफेंस थोड़ा वीक पड़ गया, इस वजह से वो लोग हार गए फाइनल। लेकिन काफी कमाल का प्रदर्शन रहा था रौनक का। बिल्कुल, रौनक एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंड भी है इस टूर्नामेंट के, और लग सकता है कि ये भी जल्दी आपको यूपी होताज या बाकी किसी भी खेल सकते हैं, क्योंकि है वो क्वालिटी है। आखिरी नाम लेता हूँ मैं हर्ष ढाका का, बीके वॉरियर्स की तरफ से उन्होंने खेले 9 मैचेस उन्होंने खेले, अगर मैं 9 नंबर की जर्सी थी उनकी, 37 उन्होंने टैकल इनिशिएट किए, जिसमें से उनके टैकल पॉइंट 27 है। ढाका का भी गेम मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगा, जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे रौनक को, पीछे ऐसा लग रहा था कि रौनक अगर फ्रंट आपके डिफेंडर है तो पीछे कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर ढाका वहाँ पर खड़े थे, और अच्छा खेला उन्होंने, मुझे वो भी कंप्लीट प्लेयर लगे और प्योर पैकेज लगे कि हाँ ये जो बेसिकली जो प्लेयर है वो बेसिकली बनाया प्लेयर है, और ये खेल सकता है, मतलब इसके अंदर वो एबिलिटी है, वो एजिलिटी है, वो क्वालिटी है कि आगे चलकर ये भी पीकेएल तक खेल सकता है। ये इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि डिफेंडर का काम ना सिर्फ रेडर्स को पकड़ना होता है, बल्कि जो तुम्हारे अन्य डिफेंडर्स हैं उन्होंने अगर कोई इनिशिएट किया है टैकल, तो उसमें आप कितनी जल्दी सपोर्ट करने जाते हैं, वो बहुत मेन वैल्यूएबल रखता है। और हर्ष ढाका में ये चीज बहुत अच्छी नजर आई कि जैसे ही रौनक कोई टैकल इनिशिएट करते थे, तुरंत सपोर्ट में आ जाते थे ताकि किसी रेडर को जाना का मौका ना मिले। जैसे एडवांस टैकल अगर इनिशिएट कर रहा है, मयंक मलिक का भी बिल्कुल, जब वो इनिशिएट करे तो पूरी टीम आ जाती है। ढाका को वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए, जिस तरीके से रौनक ने एडवांस टैकल इनिशिएट किया, ढाका पीछे थे बिल्कुल बैक करने के लिए। ये चीज बहुत अच्छी थी हर्ष ढाका की, और ये चीज ना बड़े जो खिलाड़ी होते हैं या बड़े जो स्पॉट फाइंडर्स होते हैं या सेलेक्टर्स होते हैं, ये चीज जरूर देखते हैं। और मेरे को भी लगता है कि हर्ष ढाका की ये क्वालिटी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेलेक्टर को तो जरूर इम्प्रेस करेगी। बिल्कुल इम्प्रेस करेगी। और ये 5 नाम फटाफट एक बार रिपीट कर देते हैं आदिल, बता दीजिए 5 नाम कौन कौन से हैं जो हमको और मुझे और आदिल को लगता है कि ये आगे चल करके किसी ना किसी पीकेएल टीम में खेलते हुए दिख सकते हैं। अमन राणा, शुभम कुमार, मयंक मलिक, रौनक और हर्ष ढाका। तो ये थे हमारे टॉप 5। एक हम ना एक क्रिएटिव भी बनाएंगे जहाँ पे हमने कबड्डी अड्डा की प्लेइंग 7 जो हमारे हिसाब से जो बेस्ट प्लेइंग 7 रही पूरे टूर्नामेंट की, वो बनाएंगे। और भी हम पूरी कोशिश करते हैं और भी हम कबड्डी के अपडेट्स आपके लेकर आएंगे। इससे पहले कि हम रैप करें, आदिल कुछ और आप ऐड करना चाहें इसके बारे में? बस ये और ऐड करना चाहूँगा कि मैं K7 जो हमारी लीग है, हमारा जो पेज है कबड्डी अड्डा, उसको ऐसे ही फॉलो करते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। जितना आप कबड्डी को सपोर्ट करेंगे या जितना आप कबड्डी को फॉलो करेंगे उतना उसको सपोर्ट मिलेगा और ये गेम और बढ़ेगा। भारत का खेल है, इसको हमें बढ़ाना है। बिल्कुल, और बढ़ भी रहा है, ऐसा नहीं कि बढ़ नहीं रहा है, जिसको तादाद से बढ़ रहा है। ऐसी भी खबर है कि पीकेएल 11 की शुरुआत शायद बहुत जल्दी जुलाई से हो जाए। आदिल से मेरी डिस्कशन हो रही थी ऑन द कैमरा, अभी खबरें हैं, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि शायद ट्रायल्स भी हो जाए, नेवर नो। बट कबड्डी जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है और उसमें बहुत सारी लीग्स का योगदान है। K7 बहुत सक्सेसफुली हुआ उत्तर प्रदेश में। आगे जितनी भी अपडेट्स हैं आपको मिलती रहेंगी, आप प्लीज़ फॉलो करिएगा कबड्डी अड्डा को। आपसे जल्दी मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।